हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉक विद के सेंटर पर तहे दिल से खैर मकदम इस्तकबाल करता हूं। फ्रेंड्स, सीटेट उर्दू पेडागोजी के पीवाईक्यू टेस्ट सीरीज़ का आज का यह 11वां वीडियो है। गुज़श्ता वीडियोज़ में हम लोगों ने गुज़रे हुए सालों में आए हुए उर्दू पेडागोजी के सवालात, ख्वाह वो 2024 के हों या 23 के हों या 2022 के हों या 2021 के हों या 2020 के हों, इन तमाम पर्चों को वजाहती अंदाज में हल करने की कोशिश की थी। उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज एक नए पर्चे के साथ आप लोगों के रूबरू हुआ हूं। तो देखिए, यहाँ पर पर्चे में जिन लोगों ने उर्दू ज़ुबान को लैंग्वेज 2 के तौर पर चुना था, उनका ये पर्चा है। तो चलिए सीधे सवालात के सिलसिले को शुरू करते हैं। 136 नंबर से उर्दू पेडागोजी के सवालात शुरू होते हैं। तो चलिए हम लोग सीधे सवालात की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए, 136 नंबर उर्दू पेडागोजी का यहाँ से सवाल शुरू होता है। तो सवाल में एक लफ्ज़ आया हुआ है, देखिए 136 नंबर की तौसीई मुताला, जिसको हम और आप एक्सटेंसिव स्टडी कहते हैं, यानी विस्तार पूर्वक अध्ययन भी कहा जाता है हिंदी में। उसी की बात कही जा रही है कि तौसीई मुताला बच्चे की कौन सी दिलचस्पियों को फ़रोग़ देता है। देखिए, एक चीज़ जान लीजिए, जब किसी भी चीज़ का हम गहन अध्ययन करते हैं, यानी तौसीई मुताला करते हैं, एक्सटेंसिव स्टडी करते हैं, तो ऐसी सूरत हाल में उस चीज़, जैसे नावल वगैरह है, उस चीज़ का हम लोग तौसीई मुताला करते हैं, यानी उसका हम गहन पूर्वक अध्ययन करते हैं। तो नावल वगैरह जब पढ़ते हैं तो हमारे अंदर दिलचस्पी पैदा होती है, उसके हवाले से हमारे अंदर दिलचस्पी पैदा होती है कि आगे क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, और वो क्यों होता है। इसलिए होता है कि हम उसका गहनता पूर्वक अध्ययन करते हैं, यानी उसका हम तौसीई मुताला करते हैं। तो उसी को कह रहा है कि जब बच्चे तौसीई मुताला करते हैं तो उनके अंदर कौन सी दिलचस्पी पैदा होती है। देखिए, आपके ऑप्शंस हैं। पहला है गैर मानूस अल्फाज, यानी ऐसे अल्फाज जिनसे बच्चों का साबिका ही नहीं हुआ रहता है, गाहे बगाए कभी साबिका हो जाए उसके बारे में, कि गैर मानूस अल्फाज के माने मालूम करने में। दूसरा है मतन में मुस्तामिल कवायदी उसूलों में। तीसरा है नज़्म ख़्वानी में। चौथा है महजूज़ होने के लिए मतन की क़िरात में। ठीक, महजूज़ एक लफ्ज़ आया है। महजूज़ का मतलब होता है लुत्फ़ अंदोज़, यानी मज़ा लेना। ठीक, तो अभी मैंने क्या बताया कि जब हम लोग तौसीई मुताला करते हैं, यानी एक्सटेंसिव स्टडी करते हैं, गहनतापूर्वक अध्ययन करते हैं, जैसे नावल वगैरह का, तो कहीं ना कहीं हमें मज़ा आता है उस चीज़ों में। तो इसी को बताया जा रहा है कि तौसीई मुताला बच्चों में क्या पैदा करता है, तो उनके अंदर लुत्फ़ अंदोज़ी पैदा करता है, वो दिलचस्पी लेने लगते हैं। तो इसीलिए तौसीई मुताला ये कौन सी दिलचस्पी को फ़रोग़ देता है, महजूज़ होने के लिए मतन की क़िरात, यानी जो टेक्सेस है उसको पढ़ने में बच्चे महजूज़ होने लगते हैं, लुत्फ़अंदोज़ होने लगते हैं। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 137 में क्या कह रहा है। 137 में कह रहा है, देखिए, उस्ताज़ लेह यानी पाकिस्तान में, कश्मीर में एक जगह है, उसके बारे में बताया जा रहा है कि उस्ताज़ लेह लद्दाख वगैरह जो मकामात हैं उनके बारे में बता रहा है कि लेह पर सबक शुरू करने वाला है, यानी एक मकाम है जिसका नाम लेह है, उस पर सबक शुरू करने वाला है। सबक शुरू करने से पहले वह तख्ता स्याह पर एक नक्शा खाका बना करके बहस का आगाज़ करता है। अक्सर हम लोगों ने देखा होगा क्लास में ये ब्लैक बोर्ड होता है। ब्लैक बोर्ड, ऐसे मान लीजिए कि ये आपका ब्लैक बोर्ड है। ब्लैक बोर्ड में उस्ताद अगर मान लीजिए कि पहाड़ वगैरह पढ़ाना होता है, पठार वगैरह पढ़ाना होता है, या सूरुदे वगैरह पढ़ाना होता है, तो इस तरीके से खाका बना देता है और वो फिर बता करके फिर उस पर बहस करता है कि देखिए सूर्य यहाँ से निकल रहा है, या ये इस पहाड़ की ऊंचाई इतनी है। ये तमाम चीज़ों का खाका बना करके ब्लैक बोर्ड में बताया जाता है। तो इस तरीके से एक उस्ताद है, वो एक मकाम ले है, उसका सबक शुरू करने जा रहा है। सबक शुरू करने से पहले वो तख्ता स्याह पर एक नक्शा खींचता है और खाका बना करके बहस का आगाज़ करता है। तो इस तरीके से खाका यहाँ पर है, जैसे बीच में लेह लिख दिया गया है, उसके बाद यहाँ पर ज़ुबान लिख दिया, यहाँ पर खान पान, यहाँ पर मशहूर मकामात, यहाँ पर आबो हवा। इस तरीके से उसने एक खाका बनाया है और उस पर बहस कर रहा है लेह मकाम है उसके सबक को शुरू करने से पहले। तो इस तरीके से उस्ताद क्या कर रहा है, उसी के बारे में सवाल में पूछ रहा है कि उस्ताद के ज़रिए तख्ता स्याह पर बनाया गया नक्शा या खाका क्या है। रियासत का नक्शा है, या तसव्वुरात का खाका है, या मौज़ूआती नक्शा है, या आले नक्श है। तो ठीक है, अगर कोई भी उस्ताद होता है वो ब्लैक बोर्ड पर कुछ खाका तैयार करता है, मान लीजिए हमने पहाड़ वगैरह ही बताया है, तो पहाड़ वगैरह खाका अगर वो तैयार करता है तो इस तरीके से वो क्या करना चाहता है। तो रियासत का नक्शा या लेह पढ़ा रहा है, तो रियासत का नक्शा तो वो बता नहीं रहा है,
आले नक्श भी नहीं बता रहा है। अब आपके पास बचा हुआ है मौज़ूआती नक्शा, तसव्वुरात का खाका। तो देखिए यहाँ पर खान पान और तहज़ीब की बात कही जा रही है, मशहूर मकामात की बात कही जा रही है, ज़ुबान की भी बात कही जा रही है, आबो हवा की बात कही जा रही है। तो इस तरीके से वो चीज़ों को सोच रहा है, यानी तसव्वुर कर रहा है, तो ये आपका तसव्वुराती खाका के ज़िम्न में आएगा। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 138 की तरफ। 138 में क्या कह रहा है कि बच्चे मौसर अंदाज में लिखना सीखते हैं अगर लिखी हुई चीज़ को, यानी बच्चे इफ़ेक्टिव तौर पर लिखना सीखते हैं अगर लिखी हुई चीज़ को उस्ताद ने तलबा को इमला बोल करके लिखा हो, यानी उनको इमला बोला हो, तब बच्चे अच्छे तरीके से मौसर अंदाज में लिखना सीखते हैं। लड़कों के सियाक से मानवियत रखती हो और बामाना हो, यानी जो उसको बोला जा रहा है वो चीज़ें लड़कों के सियाक से मानवियत रखती हो और बामाना हो, यानी लड़कों से रिलेट करता हो। तीसरा क्या है, उस्ताद के सियाक व सकाफ़त से मानवियत रखती हो। चौथा है बोली हुई आवाज़ उसकी तहरीरी हैत के माबैन रब्त हो। देखिए बच्चे मौसर अंदाज में कब लिखना शुरू करते हैं, तो देखिए बच्चे मौसर अंदाज में अगर उस्ताद ने इमला बोला है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो मौसर अंदाज में वो लिखना शुरू ही कर दें। इसी तरीके से उस्ताद की सियाक और सकाफ़त यानी कल्चर की बात कही जा रही है उससे मानवियत रखती हो, तब भी बच्चे मौसर अंदाज में लिखना नहीं शुरू करेंगे। इसी तरीके से बोली हुई आवाज़ उसकी तहरीरी हैत के माबैन रब्त हो, तो इससे भी बच्चे नहीं सीखेंगे, यानी आपका पहला, तीसरा और चौथा सही नहीं है। अब एक ही ऑप्शन आपको बचता है, उसको देखते हैं। लड़कों के सियाक से मानवियत रखती हो, यानी बच्चों से वो चीज़ें रब्त करती हों, जुड़ती हों और वो बामाना हो, तो इस तरीके से बच्चे मौसर अंदाज में लिखना सीखते हैं। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 139 की तरफ। 139 में क्या कह रहा है उसको देखने की कोशिश करते हैं कि दर्जेल में से कौन माहसल रवैये जिसको प्रोडक्ट अप्रोच बोलते हैं, यानी दर्जेल में से कौन सा माहसल रवैया है जिसको हम और आप उत्पाद दृष्टिकोण भी हिंदी में बोलते हैं। प्रोडक्ट अप्रोच यानी उत्पाद दृष्टिकोण, या उर्दू में माहसल रवैया बोलते हैं कि अंजाम कार नहीं है, यानी इनमें से 4 ऑप्शन में से कौन उत्पाद दृष्टिकोण के हवाले से नहीं है, यानी माहसल रवैये का अंजामकार नहीं है। आपके ऑप्शंस हैं, ये मुकम्मल तौर पर उस्ताद मरकूज़ होता है। दूसरा क्या कह रहा है कि यह किरदारियत पसंद यानी बिहेवियरिस्ट मॉडल पर मबनी होता है, यानी जो माहसल रवैया होता है ये किरदारियत पसंद यानी बिहेवियरिस्ट मॉडल पर मबनी होता है। तीसरा क्या कह रहा है, ये तैयार शुदा आखिरी अंजाम पर तवज्जो मरकूज़ होता है। चौथा क्या कह रहा है, ये ख़यालात की आमद और उपज यहाँ पर देखिए हिंदी वर्ड को उर्दू में लिख दिया गया है, ये ख़यालात की आमद और उपज पर ज़ोर देता है। तो जो आपका प्रोडक्ट अप्रोच होता है, यानी जिसको हम उत्पाद दृष्टिकोण बोलते हैं, ये ख़यालात की आमद और उपज यानी जहन में जो चीज़ें वजूद में आ रही हैं उस पर ज़ोर देता है। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 140 की तरफ। 140 में क्या कह रहा है उसको देखने की कोशिश करते हैं। तरीक़े अमल यानी प्रोसेस अप्रोच के मुताबिक लिखने का काम शुरू करते हुए दर्जेल में से किसे उस्ताद को नहीं करना चाहिए। यहाँ पर ऑप्शन में है नहीं करना चाहिए, इस पर गौर करिएगा कि यानी प्रोसेस अप्रोच के मुताबिक लिखने का काम शुरू करने से पहले उस्ताद को क्या नहीं करना चाहिए। आपके ऑप्शन है इज्तिमाई गौर व खौस, नोट लिखवाना, मुसव्वदा तैयार करना, प्रूफ पढ़ना। देखिए अगर लिखने का अमल हो रहा है, तरीक़े अमल में जो लिखने का काम शुरू हो रहा है, तो उस्ताद किन किन चीज़ों पर गौर करेगा, किन किन चीज़ों को बहस में लाएगा, यानी किन किन चीज़ों पर वो नज़र डालेगा। तो देखिए प्रूफ यानी उसका जो हवाला है उस पर भी गौर करेगा, अगर लिखने की बात आ रही है, मुसव्वदा भी तैयार करेगा, इज्तिमाई गौर व खौस भी करेगा। लेकिन नोट लिखवाना ये आपका लिखने का काम शुरू करने से पहले तरीक़े अमल में यानी प्रोसेस अप्रोच में नहीं होता है नोट लिखवाना। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। यही गलत है और आपसे पूछा भी गलत है, यानी नहीं है। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 141 की तरफ। 141 में क्या कह रहा है उसको देखने की कोशिश करते हैं। रोल प्ले को ज़ुबान के हर क्लासरूम का लाजमी हिस्सा होना चाहिए, यानी आपका रोल प्ले कोई करवाया जा रहा है तो ज़ुबान के हर क्लासरूम का लाजमी हिस्सा होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? ये बच्चों को आज़ादाना गप मारने के काबिल बनाता है। दूसरा है यह क्लासरूम में नज़्म व ज़ब्त बनाए रखने का मौसर तरीका है।
तीसरा है बच्चों को कहानी याद करने के काबिल बनाता है। चौथा है ये बच्चों को ज़ुबान के बारे में बामाना गुफ्तगू में शरीक होने के काबिल बनाता है। तो देखिए रोल प्ले को हर ज़ुबान के हर क्लासरूम का लाज़मी हिस्सा क्यों होना चाहिए। देखिए बच्चों को आज़ादाना गप मारने के काबिल बनाता है, ये तो आपका होगा नहीं। ये क्लासरूम में नज़्म व ज़ब्त, भाई रोल प्ले के ज़रिए से नज़्म व ज़ब्त बनाए रखना, ये भी आपका नहीं होगा। ये बच्चों को कहानी याद करने के काबिल बनाता है, ये भी आपका नहीं होगा। बल्कि रोल प्ले को ज़ुबान के हर क्लासरूम का लाज़मी हिस्सा इसलिए होना चाहिए कि ये बच्चों को ज़ुबान के बारे में बामाना गुफ्तगू में शरीक होने के काबिल बनाता है। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 142 की तरफ, उसमें क्या कह रहा है उसको देखते हैं। सवाल नंबर 142 में कह रहा है कि बच्चों से जब किसी मखसूस मौजू पर मुख्तसर नज़्म लिखने के लिए कहा जाता है, यानी बच्चों से किसी ख़ास टॉपिक पर मुख्तसर नज़्म लिखने के लिए कहा जाता है तो वो बरुए कार लाते हैं, तो वो किस चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं, तख्लीकी सोच को या मुखलिसाना सोच को या हमदर्दाना सोच को या सकाफ़ती सोच को। यानी बच्चों से जब किसी मखसूस मौजू पर कोई नज़्म लिखने के लिए कहा जाता है तो बच्चे उसके ज़रिए से क्या है, तख्लीकी सोच को, यानी क्रिएटिविटी, बच्चे जो क्रिएटिविटी का अपनाते हैं उसी के ज़रिए से वो मखसूस मौजू पर किसी नज़्म को लिखेंगे तो बच्चों में क्रिएटिविटी सोच को वो बरोए कार लाते हैं। तो इस तरीके से आपका ना मुखलिसाना सोच होगा, ना हमदर्दाना सोच होगा, ना सकाफ़ती सोच होगा, बल्कि आपका क्या होगा, तख्लीकी सोच होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 143 की तरफ। 143 में क्या कह रहा है उसको देखने की कोशिश करते हैं कि बच्चों को अच्छा कारी यानी अच्छा रीडर बनने के लिए उनमें लफ्ज़ियात को फ़रोग़ देना एक अच्छा अमल है। यानी बच्चे अच्छा पढ़ने वाला बन जाएं तो उसके लिए उनमें लफ्ज़ियात यानी लफ्ज़ों की जानकारी देने के लिए देना एक अच्छा अमल है। दर्ज झेल में से कौन लफ्ज़ियात को फ़रोग़ देने का बेहतरीन हिकमत अमली होगा। यानी बच्चों को एक अच्छा पढ़ने वाला बनाना है और उसके लिए उनको लफ्ज़ियात पर ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए कि वो अच्छे चीज़ों को यानी लफ्ज़ों को अच्छे तरीके से जान लें, उनके अंदर ज़ख़ीरे अल्फाज ज़्यादा हो जाए। तो इस तरीके से ज़ख़ीरे अल्फाज के लिए कौन से हिकमत अमली सबसे बेहतर है। आपके ऑप्शन है तलबा मुतज़ाद व मुतरादिफ़ अल्फाज की तवील फ़हरिस्त को याद करें। दूसरा है कि तलबा जब किसी नए लफ्ज़ से साबिक़ा पढ़ता है तो वो लुग़त देखते हैं, यानी जब वो किसी नए लफ्ज़ को से उनका सामना पड़ता है तो वो लुग़त का इस्तेमाल करते हैं, डिक्शनरी का। तीसरा है तलबा मतन में मुस्तामिल मुश्किल अल्फाज को निशानज़द करते हैं और उनका जुमलों में इस्तेमाल करते हैं। चौथे में कह रहा है तलबा नए अल्फाज के माने के कयास के लिए सियाक़ को बरवकार लाना सीखते हैं। देखिए सवाल में कह रहा है कि बच्चों को अच्छा कारी बनाने के लिए यानी अच्छा रीडर बनाने के लिए, पढ़ने के लिए उनमें लफ्ज़ियात को फ़रोग़ देना एक अच्छा अमल है, यानी वो ज़ख़ीरे अल्फाज उनके पास हो जाए। तो कौन सा ऐसा मेथड है कि लफ्ज़ियात को फ़रोग़ देने में वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा। ठीक, तो तलबा मुतज़ाद व मुतरादिफ़ अल्फाज की तवील फ़हरिस्त बनाएंगे, यानी तलबा एक दूसरे की ज़िद जो अल्फाज होते हैं जैसे दिन और रात, सुबह और शाम, ऐसे अल्फाज की तवील फ़हरिस्त बनाएंगे, ये तो आपका होगा नहीं। तलबा जब किसी नए लफ्ज़ से साबिक़ा पढ़ता है, यानी जब नए लफ्ज़ से सामना उनका पड़ता है तो वो लुग़त देखते हैं, डिक्शनरी देखते हैं, तो भाई ये भी आपका नहीं होगा। तलबा मतन में मुस्तामिल मुश्किल अल्फाज को निशानज़द करते हैं, उनका जुमलों में इस्तेमाल करते हैं। भाई मुश्किल अल्फाज को निशानज़द करेंगे तो वो अच्छा कारी कैसे बनेंगे। भाई मुश्किल अल्फाज हैं वो उसका खुद ही इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, तो ये भी आपका नहीं होगा। चौथे में क्या कह रहा है तलबा नए अल्फाज के माने के कयास के लिए सियाक़ को बरवकार लाते हैं। मान लीजिए बच्चों को कोई एक नया लफ्ज़ मिल गया, उसके लिए वो संदर्भ में कोई उसके अल्फाज जो आगे पीछे हैं उस संदर्भ में उस माने को जोड़ते हैं। जैसे मान लीजिए अगर कहा जाए कि कबीह लफ्ज़ समाज में बहुत बुरा माना जाता है। अब बच्चे कयास के हिसाब से कभी का माना तो नहीं जानते हैं, लेकिन संदर्भ में कभी को जान जाएंगे। कभी का मतलब अच्छा तो नहीं होता है बल्कि बुरा ही होगा, इसलिए कि समाज में उसको बुरा माना जा रहा है। तो इस तरीके से तलबा नए अल्फाज के माने कयास के लिए सियाक़ को बरवकार लाते हैं, यानी सियाक़ में संदर्भ में जो अल्फाज हैं, जैसे कभी लफ्ज़ समाज में अच्छा नहीं माना जाता है तो कभी जो होगा इसके माने तो अच्छे नहीं होंगे बल्कि बुरा ही होगा। तो इस तरीके से बच्चे उसको सियाक़ को बरवकार लाते हैं कयास के लिए। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 144 में क्या कह रहा है उसको देखते हैं। उस्ताद
بچے کی زندگی کے چند اہم واقعات کا مشاہدہ کرتا ہے، انہیں بیانیہ انداز میں ریکارڈ کرتا ہے، اسے کیا کہیں گے؟ یعنی ایک ٹیچر ہے، بچوں کے چند اہم واقعات کا مشاہدہ کرتا ہے، اسے بیانیہ انداز میں، غور کریے گا لفظ بیانیہ انداز میں ریکارڈ کرتا ہے، تو وہ روبرکس بھی نہیں ہوگا، پورٹ فولیو بھی نہیں ہوگا، مشاہدہ بھی نہیں ہوگا، بلکہ کیا ہوگا؟ واقعاتی ریکارڈ ہوگا۔ تو یعنی جو اہم واقعات کا مشاہدہ کرتا ہے اسے بیانیہ انداز میں ریکارڈ کرتا ہے، تو اسی کو ہم واقعاتی ریکارڈ کہتے ہیں۔ تو اس طریقے سے 144 کا آپشن نمبر 4 بالکل صحیح ہو جائے گا۔ چلیے بڑھتے ہیں 145 میں کیا کہہ رہا ہے۔ 145 میں کہا ہے 10 ضلع میں سے کون بولنے کی کامیاب سرگرمی کی خصوصیت ہے؟ یعنی بولنے کی کامیاب سرگرمی کی کون سی خصوصیت ہے؟ بچوں کی غیر مساویانہ شرکت، یعنی بچے اس میں برابری طور پر شرکت نہ کرتے ہوں۔ مساوی مطلب ہوتا ہے برابر، غیر مطلب علاوہ یعنی الگ، تو بچے مساوی طور پر شرکت نہیں کرتے ہیں، یا بچوں کو بات چیت کے مواقع فراہم کرنے والی سرگرمی، یا بچوں کو صرف ہدف زبان میں بات کرنے کی اجازت، یا کلاس روم میں مؤثر نظم و ضبط کرنے والوں کو زیادہ بات چیت کی اجازت۔ بھائی جو نظم و ضبط قائم رکھیں صرف انہی کو بات کرنے کی اجازت، تو یہ بھی آپ کا نہیں ہوگا۔ بچوں کو بات چیت کے مواقع فراہم کرنے والی سرگرمی، یا بچوں کو صرف ہدف زبان، تو یہ ہدف زبان بھی نہیں ہے۔ بچوں کو غیر مساویانہ شرکت، یعنی بچوں کی جس میں شرکت نہ ہو، تو آپ کے پاس آپشن نمبر 2 بچ رہا ہے۔ یعنی بولنے کی کامیاب سرگرمی کی خصوصیت ہے کہ بچوں کو بات چیت کے مواقع فراہم کرنے والی سرگرمی عطا کی جائے، تو آپشن نمبر 2 آپ کا بالکل صحیح ہو جائے گا۔ چلیے بڑھتے ہیں سوال نمبر 146 کی طرف، اس میں کیا کہہ رہا ہے دیکھتے ہیں۔ وائگوسکی کے مطابق ڈیش زبان کی آموزش کا سب سے بنیادی جز ہے؟ سماجی تعامل، درسی کتاب، ریڈیو، لغت۔ تو وائگوسکی سوشل انسٹرکشن یعنی سماجی انتکریا کی بات کرتے ہیں، تو وائگوسکی کے مطابق سماجی تعامل زبان کی آموزش کا سب سے بنیادی جز ہے، تو آپشن نمبر 1 آپ کا 146 کا بالکل صحیح ہو جائے گا۔ تو چلیے بڑھتے ہیں سوال نمبر 147 کی طرف، اس میں کیا کہہ رہا ہے۔ 10 ذیل میں سے کون سی سرگرمی بولنے کی مہارت کی مشق کے لیے سب سے زیادہ معاون ہوگی؟ یعنی کون سے ایسے سرگرمی ہیں جو بولنے کی مہارت کی مشق کے لیے سب سے زیادہ معاون ہوگی؟ آپشن آپ کے ہیں طلبہ کسی موضوع پر باضابطہ چھوٹی سی پیشکش کا نظم کریں، یا استاد طلبہ کو بامقصد املا لکھوائے، طلبہ فراہم کردہ اشاروں پر مبنی کہانی کو اپنے انداز میں پیش کریں، یا طلبہ اچھی سے ایک پروجیکٹ رپورٹ تیار کریں۔ تو دیکھیے بولنے کی کون سی سرگرمی بولنے کی مہارت کی مشق کے لیے سب سے زیادہ معاون ہے؟ طلبہ کسی موضوع پر باضابطہ چھوٹی سی پیشکش کا نظم کریں، یہ تو آپ کا ہوگا نہیں، اس کے ذریعے سے بولنے کی سرگرمی میں مہارت نہیں پیدا ہوگی۔ استاد طلبہ کو بامقصد املا لکھوائے، یہ بھی آپ کا نہیں ہوگا۔ طلبہ اچھی سے ایک پروجیکٹ رپورٹ تیار کریں، یہ بھی نہیں ہوگا، بلکہ کیا ہوگا؟ طلبہ فراہم کردہ اشاروں پر مبنی کہانی کو اپنے انداز میں پیش کریں گے، تو اس کے ذریعے سے ان میں بولنے کی سرگرمی کی مہارت فروغ پائے گی، تو آپ کا آپشن نمبر 3 بالکل صحیح ہو جائے گا۔ چلیے سوال نمبر 148 کی طرف بڑھتے ہیں۔ 148 میں کیا کہہ رہا ہے اس کو دیکھتے ہیں۔ 148 میں کہہ رہا ہے پڑھنے کا کون سا مرحلہ طلبہ کو اس قابل بناتا ہے؟ یعنی پڑھنے کا کون سا وہ اسٹیپ ہے جو طلبہ کو اس قابل بناتا ہے کہ وہ اپنی سابقہ معلومات کو نئی حاصل کردہ معلومات سے کلاس روم سے باہر کی دنیا سے مربوط کر سکے؟ یعنی پڑھنے کا وہ کون سا مرحلہ ہے جس میں طلبہ اپنی سابقہ معلومات کو، یعنی جو پہلے کی معلومات جو سیکھ سکے ہیں اس کو معلوم کردہ یعنی حاصل کردہ معلوم کو اپنے کلاس روم کے باہر کی دنیا سے جوڑ سکے، یعنی جو چیزیں ان لوگوں نے سیکھی ہے پہلے سے اور جو سیکھ رہے ہیں اس کو باہر کی زندگی کو اپنے کلاس روم سے جوڑ سکیں، وہ مرحلے کی بات کہی جا رہی ہے۔ تو وہ کیا ہوگا؟ ماقبل مطالعہ یعنی پڑھنے سے پہلے کا مرحلہ، یا دوران مطالعہ یعنی جب پڑھ رہے ہیں تب کا، یا قبل از مطالعہ، یا مابعد مطالعہ۔ تو دیکھیے پڑھنے کا وہ مرحلہ جس میں اپنی سابقہ معلومات کو نئی حاصل کردہ معلومات سے کلاس روم سے باہر کی دنیا سے بچے مربوط کرتے ہیں، یعنی جس میں بچے اپنے پہلے سے سیکھی ہوئی چیز کو جو کلاس روم میں سیکھ رہے ہیں اس چیز کو اپنی زندگی سے جوڑ سکیں۔ تو یہ مرحلہ کب ہوتا ہے؟ جب بچے کسی چیز کو پڑھ لیتے ہیں، تو یہی ہوگا آپ کا وہ جب بچے کسی چیز کو کیا بولتے ہیں کہ پڑھ لیتے ہیں، اس کو سمجھ لیتے ہیں، تب یہ چیزیں ہوتی ہیں، تو ایسی چیزوں کو مابعد مطالعہ کہا جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے آپ کا آپشن نمبر 4 بالکل صحیح ہو جائے گا۔ چلیے بڑھتے ہیں سوال نمبر 149 کی طرف، اس میں کیا کہہ رہا ہے؟ وقوفیت پسندوں کے مطابق یعنی کنسٹرکٹیو اپروچ کے مطابق بچے زبان کی آموزش مؤثر طریقے سے کرتے ہیں۔ کب کرتے ہیں؟ جب استاذ کلاس کو کنٹرول کرتا ہے اور بچوں کو بہت کم موقع دیتا ہے،
وہ بچوں کو قواعد کے اصول یاد کرنے کی حوصلہ افزائی کرتا ہے، یا بچے تختہ سیاہ سے جوابات صاف صاف نقل کرتے ہیں، یا استاذ مختلف مہارتوں پر مبنی کاموں اور سرگرمیوں میں شرکت کے لیے طلبہ کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ دیکھیے وقوفیت پسند یعنی کنسٹرکٹیو اپروچ کے مطابق زبان کی آموزش کا سب سے ایفیکٹو میتھڈ کون سا ہے؟ تو استاذ کلاس روم کو کنٹرول کرتا ہے، بچوں کو بہت کم موقع دیتا ہے، یہ تو آپ کا ہوگا نہیں۔ وہ بچوں کو قواعد کے اصول یاد کرانے کی حوصلہ افزائی کرتا ہے، قواعد کے اصول کی بات ہی نہیں کی جا رہی ہے ان کے نظریے میں، یہ ہے ہی نہیں۔ تیسرا کیا ہے؟ بچے تختہ سیاہ سے جوابات صاف صاف نقل کرتے ہیں، یہ بھی وقوفیت پسندی نظریہ نہیں ہے تب کیا؟ چوتھا آپشن آپ کا۔ اس کی وضاحت کرتے ہیں کہ وقوفیت پسندوں کے مطابق بچے زبان کی آموزش اس وقت کرتے ہیں جب استاذ مختلف مہارتوں پر مبنی کاموں اور سرگرمیوں میں شرکت کے لیے طلبہ کی حوصلہ افزائی کرتا ہے، یعنی جب بچے مختلف مہارتوں پر مبنی کاموں کو یا اس کے ذریعے سے جو سرگرمیاں ہیں اس میں ایکٹیو ہوتے ہیں، ان کی اگر حوصلہ افزائی ایک ٹیچر کرتا ہے تو اس طریقے سے بچے زبان کی آموزش ایفیکٹو طریقے سے سیکھتے ہیں۔ تو آپ کا آپشن نمبر 4 بالکل صحیح ہو جائے گا۔ چلیے بڑھتے ہیں آج کے آخری سوال کی طرف۔ سوال نمبر 150 میں کیا کہہ رہا ہے کہ اچھا سامع یعنی اچھا سننے والا وہ کیا کر سکتا ہے؟ الفاظ کو ادا کرنے کا طریقہ سیکھ سکتا ہے، کار فرما ارادوں کو پہچان سکتا ہے، یا پوچھے گئے سوالوں کا صحیح جواب دے سکتا ہے، یا ہر لفظ کا تلفظ صحیح کر سکتا ہے۔ تو دیکھیے جو اچھا سامع ہوتا ہے، جیسا کہ ہندی میں ایک کہاوت ہے کہ اچھا ویکتا وہی ہوتا ہے جو اچھا سروتا ہوتا ہے، یعنی اچھا کہنے والا وہی ہوتا ہے جو اچھا سننے والا ہوتا ہے۔ جب بھائی آپ اچھے سے سنیں گے تبھی اچھے سے کوئی چیز کہہ پائیں گے۔ تو اچھا سامع اسی کو کہہ رہا ہے کہ اچھا سامع کیا کرتا ہے؟ تو ہر لفظ کا تلفظ صحیح کرتا ہے، یہ تو آپ کا ہوگا نہیں۔ الفاظ کو ادا کرنے کا طریقہ سیکھ سکتا ہے، یہ بھی نہیں ہوگا۔ ہو سکتا ہے لیکن اس کے اکارڈنگ پیڈاگوجی کے اکارڈنگ بتایا جا رہا ہے کہ کار فرما ارادوں کو پہچان سکتا ہے، یہ بھی آپ کا نہیں ہوگا۔ بلکہ اچھا سامع کیا ہوگا کہ پوچھے گئے سوالوں کا صحیح جواب دے سکتا ہے، یعنی جب کوئی بھی بچہ اچھے طریقے سے چیزوں کو سنے گا تو اس کا جواب بھی صحیح طریقے سے دے پائے گا۔ تو اس طریقے سے آپ کا آپشن نمبر 3 بالکل صحیح ہو جائے گا۔ تو یہ سوالات کے سلسلہ یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، سبسکرائب کریں، دوسرے تک ویڈیو کو پہنچائیں۔ تب تک کہ آپ اپنا خیال رکھیں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں اگلے نئے پرچے کے ساتھ۔ السلام علیکم۔